स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास फसलों को देखा ही होगा। अगर आप लोग शहर में भी रहते हैं तो खेतों को देखा होगा कि आसपास गेहूं लगे हैं, या कहीं भी ट्रैवल करते टाइम बसों से तब भी दिखी जाते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जो शहर में भी रहते हैं वे गर्मियों की छुट्टियों में गांव आते हैं। गांव आने के बाद ना भी देखा हो तो पेड़ पौधों को तो सभी ने देखा होगा, और ये पूरा चैप्टर फसल से रिलेटेड है या कैसे हम उनका उत्पादन करते हैं। अब देखो, अगर हम एक ही किस्म के पौधे और बहुत बड़े स्थान में या किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाते हैं, जैसे हमने शहर में ही हैं हम और हमें सब्जियां उगानी है, तो हम छतों पे एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। हमने टमाटर उगा दिए बड़े बड़े तसले रख के या बड़े बड़े कैरेट्स रख के, तो वो भी एक प्रकार की फसलें ही हैं। फसलें क्या होती हैं? जब हम किसी एक ही किस्म के पौधे यानी कि एक जैसे पौधों को हम बड़े पैमाने पे उगाते हैं, उन्हें हम फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं की फसलें होगी, धान की फसलें होगी, या फिर सब्जियां लगाते हैं, वो भी फसलें ही हैं हमारे पास। अब फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न भी हो सकता है, उसमें सब्जियां आ सकती हैं, फल आ सकता है, और फसलें मौसम के अनुरूप लगाई जाती हैं। किस मौसम में क्या फसलें होती हैं ये अलग अलग हम आगे बात करेंगे, और उसी के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ पे ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक स्तर से दूसरे स्तर पर भिन्न है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ पे ठंड अधिक है, वहाँ पे सेब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम केरला में चले जाएं, वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे ठंड होती नहीं, वहाँ पे काजू या ड्राई फ्रूट्स या जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो ज़्यादा उगते हैं। तो विविधता भारत में हर जगह में देखने को मिलती है। इतनी विविधता के बाद भी, इतनी जो भिन्नता होने के बाद भी, भारत में जो फसलें हैं उन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है: खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल वे होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जून से सितंबर के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि आते हैं। रबी की फसलें वे होती हैं जो अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती हैं या उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आते हैं, और इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी गर्मियों में उगाई जाती हैं। अब देखो, फसलें उगाने के लिए हम फसल पद्धति यानी कि क्रॉप टेक्निक्स क्या है हमारे पास। आपने देखा होगा कि हम धान की खेती शीत ऋतु में, मतलब जाड़े आ गए और जाड़े आने के बाद हम धान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। धान जो है हमारे पास खरीफ की फसल है, और इसलिए पानी की आवश्यकता की वजह से इसे वर्षा ऋतु में ही लगाया जाता है। अब फसल उगाने के लिए जो किसान होते हैं वो अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। अब वो टेक्निक्स क्या है? सबसे पहले उसके कुछ स्टेप्स हैं। मिट्टी तैयार करना सबसे पहले। कोई भी होगा, मान लें हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी अपने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसी तरह किसान अपने अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। मिट्टी तैयार करते हैं पहले, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद और उर्वरक डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके बाद कटाई और फिर भंडारण। देखने से तो बहुत ईजी लग रहा है, पर वो किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके वो अनाज हम लोगों तक पहुंच पाता है, जो हमें बहुत आसानी से हम खा लेते हैं, या हम देखते हैं कि ये हमें बहुत आसानी से मिल गया। उसके पीछे उनकी 6 महीने या 4 महीने की मेहनत होती है। सबसे पहले आता है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना जो होता है वो पहला चरण होता है। मिट्टी को पलटना होता है या उसे पोला बनाना होता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी के अंदर केंचुए या सांप पाए जाते हैं, जिन्हें किसान मित्र भी कहा जाता है। चूहों को भी किसान मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को पोला बनाने का काम करते हैं। पोला बनाने का मतलब क्या है? वो अंदर जो जड़ उसमें धंस जाए और उन्हें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, या वो प्रकाश संश्लेषण में थोड़ा हेल्प करे, या खनिज को ऊपर पौधे तक पहुंचाए,
उसके लिए मिट्टी में जो रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो सहायता करते हैं। वो क्या करते हैं, हम तो जो किसान लोग होते हैं वो तो उसे मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, ठीक है, और वो अपने आप ही कर देते हैं उन्हें। मतलब एक तो ये तो होता है यंत्र के सहारे से जो उलटते पलटते हैं मिट्टी को किसान, तो जिससे उनकी उर्वरक क्षमता यानी कि ह्यूमस उनके अंदर जो होता है वो बढ़ता है। और इसमें हमारे पास केचुए, सांप और चूहे मदद करते हैं। कई परीक्षाओं में क्वेश्चन भी बना है कि किसान मित्र किसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो मिट्टी में खनिज, जल, वायु ये कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों में अपघटित होते हैं। इस परिक्रम को मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत कुछ सेंटीमीटर तक पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है, तो इसे पोला और पोषक बनाने के लिए हमें उसे उलटना पलटना होता है। आप ये देखो, अगर हम ही एक ही स्तर पर पड़े रहे लंबे टाइम तक, या हम एक ही प्रकार का खाना खाएं, तो हमारे जो शरीर की वृद्धि है या विकास है, ग्रोथ है, वो रुक जाता है। उसके बाद मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करना, यानी कि उसे हल्का हल्का बुरबुरा सा करने को प्रोसेस जो होती है उसे जुताई कहते हैं। जुताई के लिए हल चला सकते हैं, वैसे तो टीलर चलाए जाते हैं, टीलर होते हैं। आप लोगों ने, कुछ लोग जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने देखे भी होंगे। और जो हल तो हैं, हल तो देखे ही होंगे कि लकड़ी के बने होते हैं और आगे एक लोहे का लगा होता है नकूले से आकार का, वो ट्रैक्टर। अब जो टीलर चलते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं। हल तो बैलों की सहायता से चलाए जाया करते पहले, अब तो ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाए तो जल्दी काम हो जा। कृषि औजारों में हल आ जाता है हमारे पास। हल का जो लोहे वाला भाग होता है उसे हम फॉल कहते हैं, और जो लकड़ी का बना होता है उसे हल सैफ्ट कहते हैं। दोनों सिरे आपस में जोड़ के ही हम जुताई कर सकते हैं। कुदाली आ जाती है, खुरपा होता है ना, खुरपा लोहे का पार्ट आगे होता है, पीछे लकड़ी का भिंटा होता है, वो खोदने के काम आती है, ताकि मिट्टी को ऊपर ऊपरी परत आसानी से हाथ से ही खोद दे ना, मजदूर लगा के। ये देखो इसमें चित्र भी दिखा रखा। फिर कल्टीवेटर आता है, कल्टीवेटर भी जुताई में प्रयोग होता है, इसे टीलर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये परंपरागत औजार होते हैं जो काम आते हैं जुताई के। उसके बाद बुआई आ जाती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जितनी अच्छी बुआई करोगे उतनी अच्छी फसल काटने को मिलेगी आपको। तो बीजों को बोने से पहले हम उसका देखेंगे कि ये स्वस्थ है, ये इनमें गुणवत्ता है या नहीं। क्या करते थे हमारे टाइम पे, जैसे पहले पानी में भिगो के रख देते थे बीजों को एक रात, तो जो खराब बीज होते थे या जिनमें कुछ कमी होती थी वो ऊपर तैरते थे, और जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इसी टेक्निक्स को अपनाते हैं। अब तो अलग अलग तरह के हाइब्रिड बीज आ गए, उन्हें चेक ही नहीं करना होता, डायरेक्ट जाके खेत में डाल देते हैं। तो जो नीचे बैठे हुए बीज थे उन्हें निकाल के बो देते थे, वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज माने जाते थे। अब देखो बीजों के लिए भी यहाँ पे दिखा रखा है, एक कीप आकार का हल चला रहे हैं, उस कीप में बीज डाल रहे हैं, और वो खुदाई, हल थोड़ा थोड़ा खुदाई कर रहा है तो बीज उसमें डलते जा रहे हैं। और अब जो आ रहा है बीजों का, ये इस टाइप का आ रहा है, ये सीड ड्रिल बन रहा है ना जो, ठीक है। तो फसलों में मिट्टी में कुछ खाद और उर्वरक मिलाते हैं। खाद और उर्वरक किस लिए मिलाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर उसमें बार बार एक खेत पे फसलें उगाते रहते हैं, तो कुछ जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि जो फसल पहले हुई उसने भी तो पोषक तत्व मिट्टी से लिए होंगे, तो कुछ कमी हो जाने के कारण उन्हें पूर्ति करने के लिए उनकी मिट्टी में खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। अब देखो खाद और उर्वरक में डिफरेंस क्या है, हमें बात करनी है। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, उर्वरक जो होता है वो एक रासायनिक पदार्थ है, और जो खाद होता है वो एक जैविक पदार्थ होता है। एक मोटा मोटी सी बता दूं आपको, जो गाय गोबर करते हैं या जो पशु गोबर करते हैं, इनसे हम एक कार्बनिक यानी कि जैविक खाद बनाते हैं। क्या करते हैं, उनका जो गोबर होता है हम उसे खुले में छोड़ देते हैं, उसमें थोड़े थोड़े कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और वो उसे अपघटित करके खाद में परिवर्तित। ये फिर इसका एक और मेथड होता है, जो जैविक खाद बनाते हैं, हम गोबर इकट्ठा करते हैं या कंपोस्ट इकट्ठा करते हैं, उसमें कुछ हम केचुए या वर्मी कंपोस्ट छोड़ देते हैं, जिससे वो उसे खाद में कन्वर्ट कर जाते हैं। ये एक प्राकृतिक विधि है, नेचुरल मेथड है।
तो ये बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा लाभ है। जो उर्वरक होता है ये रासायनिक पदार्थ होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, पर ये खादों से भिन्न होता है क्योंकि ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसके उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, एनपीके और पोटास वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इससे किसानों की फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं। पर इससे क्या होता है, ये अगर खाद हम मिट्टी में डालते हैं तो उससे थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है, और वो जो खाद होता है थोड़ा खाने के साथ हमारे शरीर में जाने का भी खतरा रहता है। अब देखो उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी कि ये केमिकल प्रोसेस है और ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। और जो खाद है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, पौधों के अवशेष से विघटित होकर बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खादों को खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता होती है। इसमें उर्वरक के कंपैरिजन में खाद में थोड़ा जो पोषक होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। अब खादों के लाभ क्या हैं। खाद जो होते हैं उसकी उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी और उसमें छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, जिससे पौधों को ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि वो केंचुओं से बना है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है और जैविक खाद से मिट्टी का गठन में भी सुधार होता है। उसके बाद आती है सिंचाई। अब जीवित रहने के लिए जैसे मनुष्य को पानी की जरूरत है, इसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और पौधे लगभग 90% जल होता है, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों को अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता। तो जल के भी विभिन्न स्रोत हैं कि खेतों में सिंचाई के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। वो क्या क्या है, कुएं हैं, नलकूप है, तालाब हैं, झीलें, नदियाँ, बांध, नहर। पूछा भी जाता है कई बार आपको 4 ऑप्शन दे के कि इनमें से कौन सा सिंचाई का स्रोत है। ठीक है। अब सिंचाई के कुछ परंपरागत तरीके इसमें दिखा रखे हैं। ये कुआं है, ये भी जो है चैन पंप है, ये ढेकली है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पानी निकालने के लिए पशुओं के लिए पहले तो कुओं का ही प्रयोग करता था, अब तो झीलों का, नहरों का। अब अलग अलग तकनीक आ गई हमारे पास सिंचाई के लिए। तो अब देखो आधुनिक जो है छिड़काव यंत्र यानी कि स्प्रिंकल सिस्टम है। इसमें क्या कर लेते हैं, यह असमतल भूमि के लिए, ऊंची नीची भूमि होती है उसके लिए हम स्प्रिंकल प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं एक पाइप में और उसके आगे एक फुहारा सा टाइप का होता है, उसे जैसे छिड़काव कर देते हैं पानी का, वो होता है स्प्रिंकल प्रोसेस। दूसरा आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में जो छोटी सी जो नलियाँ लगा के पौधों की जड़ों तक पहुंचा देती है, जिससे उन्हें छोटे छोटे अमाउंट में पानी मिलता रहता है। इससे पानी का वेस्टेज नहीं होता, ये बहुत अच्छी प्रोसेस मानी जाती है। उसके बाद आता है खरपतवार से सुरक्षा। आपने देखा होगा कि पौधे के साथ साथ यानी कि फसलों के साथ साथ कुछ अनवांटेड हर्ब्स यानी कि अनवांटेड पौधे भी उग जाते हैं खेतों में, उसे ही हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार पहले तो साधारण तरीके से निराई से हटा दिए जाते थे, यानी कि क्या करते थे, खुरपे से उन्हें काट काट के हटा देते थे पहले तो। पर अब खरपतनाशी यानी कि दवाइयाँ आ रही हैं, इंसेक्टिसाइड आ रही हैं, पेस्टिसाइड्स आ रही हैं, वो डाल दी जाती हैं ताकि वो वहीं पे मर जाएं। पर ये दवाइयाँ हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। आपने देखा होगा कि पहले के कंपैरिजन में अब आदमी ज़्यादा बीमार रहते हैं। अब खरपतनाशी का एग्जाम्पल भी है, जैसे 2,4-D या DDT। DDT तो बैन कर दिया गया है। कटाई, फसलों की कटाई बहुत महत्वपूर्ण है। कटाई के लिए जो मशीन का उपयोग करते हैं उन्हें हम हार्वेस्टर कहते हैं, और जिन मशीनों का उपयोग करके हम इन्हें अलग करते हैं, बीजों को भूसे से अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। कंपेन के थ्रू करते हैं, जैसे गेहूं काटते हैं तो कंपेन के थ्रू करते हैं। छोटे किसान तो बेचारे छाछ होते हैं ना, छाछ के सारे उन्हें पटक पटक के दानों को अलग करते हैं। उसके बाद आता है भंडारण। भंडारण
क्या करते हैं भंडारण के लिए, बड़े बड़े तो ये टंकी आती हैं छोटी छोटी, जो जिनमें गेहूँ रख लेते हैं, या बोरों के बना लेते हैं, या धातु के बना लेते हैं बड़े बड़े टैंक, उसे ही हम साइलो कहते हैं और उसी में ही हम भंडारण कर लेते हैं। कुछ तो हमारे खाने के काम आ जाते हैं फसलें, और मतलब कुछ अनाज जो होता है वो तो खा लेते हैं, कुछ बेच देते हैं, और कुछ अगले ईयर बोने के लिए भी रख लेते हैं किसान। ये इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया ये चैप्टर हमारा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने समझ लिया। अगर आपको समझ आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फसल। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या होता है? तैयारी करना। क्षतिग्रस्त बीजें जल की सतह पर तैरने लगेंगी। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से तथा आवश्यक है। फसल उगाने के लिए पोषक तत्व आवश्यक हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? रबी की फसलें हमारे पास अक्टूबर से लेके बोई जाती हैं मार्च तक, और जो खरीफ की फसलें होती हैं वो जून से लेके सितंबर तक बोई जाती हैं। तो आप देख लेते हैं, इसमें धान और मक्का आ जाएगा खरीफ की फसलों में। रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर आ जाएगा। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद कौन सा आ जाएगा? पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। इनके दो दो उदाहरण देने हैं, ये आप लोग कर लोगे इनके ऊपर। बाकी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो कर ही लोगे। आशा करते हैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।